अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, आज के मेट्रो मैटर्स में हम ये डिस्कस करेंगे कि हीट वेव का जो अलर्ट जारी है उसमें बच्चों के लिए क्या एहतियात की जाए, बड़ों के लिए क्या एहतियात की जाए और क्या मसाइल सामने आ रहे हैं, हम इस हवाले से डिस्कस करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर अक्सा साहिबा, जो कि माहिर अमराज़ अतफ़ाल हैं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अक्सा। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब नदीम मिर्ज़ा साहब, जो कि चेयरमैन हैं स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका नदीम मिर्ज़ा साहब। और नाज़रीन, हम यहाँ पे मुख्तसर एक शॉर्ट न्यूज़ ब्रेक ले रहे हैं और उस न्यूज़ ब्रेक से वापस आने के बाद हम इस इशू पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एक न्यूज़ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे हीट वेव के हवाले से डॉक्टर अक्सा से। डॉक्टर अक्सा, बताइए क्या सूरत हाल है? अच्छा, फ़िलहाल हमारे पास तो काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं हीट स्ट्रोक के साथ, ठीक है। और होता अमूमन ये बच्चों का कि या तो मोस्टली उनको जो है वो हेडेक होता है या नोज़िया के साथ आते हैं, या मोस्टली बच्चे यहाँ पर झटकों के साथ भी आ रहे हैं। इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है कि उनको झटके भी आते हैं, एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन होती है, पेट में दर्द होता है, मसल क्रैम्प्स होते हैं। तो ये सारी सूरत हाल हमें देखने में आ रही है और बुखार भी जो है 104 से ऊपर का फ़ीवर आ रहा है। तो ये बताइए कि बच्चे तो अक्सर जो कम एज के बच्चे होंगे वो तो ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते होंगे कि क्या है और क्या नहीं है। तो उसके सिम्टम्स पेरेंट्स को क्या ख्याल करना चाहिए? कैसे पता चलेगा पेरेंट्स को कि कोई खुदा ना हीट स्ट्रोक की कंप्लेन हो रही है? तो अच्छा, उसमें होता ये है कि मोस्टली जो टोडलर्स और इन्फेंट जो 3 साल से छोटे बच्चे होते हैं या बूढ़े होते हैं, वो अपना टेम्परेचर नॉर्मली मेंटेन नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। तो उसमें माँ बाप को इस तरह पता चलता है कि बच्चे का एक तो बुखार बहुत तेज़ होगा, कंटिन्यूस फीवर 102 से नीचे जाएगा ही नहीं, चाहे पट्टियाँ कर लें, कुछ भी कर लें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये बच्चे का कि कन्फ्यूजन वाली स्टेट भी आ सकती है, यानी बच्चे जो है थोड़ा बेहोशी वाली स्टेट, डिजीनेस होगी। इसके अलावा जो है बच्चे जो है वो सही से बोल नहीं पाएंगे, ये भी हो सकता है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि फिर उसके बाद जो है बच्चों को जो झटके आना शुरू हो जाते हैं, इतना तेज़ टेम्परेचर हो जाता है कि वो ब्रेन पे जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उसके बाद उनको झटके आना शुरू हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? अगर ऐसी कंडीशन हो, घर में बच्चे हों, तो फ़ौरी तौर पे उनको बच्चों के जो है वो शर्ट के बटन खोल देने, कपड़े वगैरह रिमूव करके फ़ौरी तौर पे जो है उनको ठंडे पानी से पट्टियाँ करना शुरू कर देनी है। इसके अलावा अगर लाइट नहीं है तो फिर हाथ का पंखा झलें बच्चे के ऊपर। और दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर आपको लगता है कि बच्चा थोड़ा कॉन्शियस है, यानी पी सकता है पानी वगैरह, तो फ़ौरी तौर पे घर में ORS के साशे संभाल के रखें, फ़ौरन ORS बच्चे को देना है। इसके अलावा जो है बच्चे को, अगर बच्चा पानी नहीं पी पा रहा, उल्टी कर रहा है, तो फ़ौरी तौर पे डॉक्टर को जाके दिखाना है इमरजेंसी में। और ऐसे मौके पे पानी जो है वो सादा देना चाहिए या ठंडा देना चाहिए, नॉर्मल? अच्छा, नॉर्मली ये है कि आप बच्चे को पानी जो है ना वो ORS कम मोस्टली दें, और नॉर्मल टेम्परेचर यानी थोड़ा सा ठंडा पानी आप दे सकते हैं, लेकिन पट्टियाँ आपको ठंडे पानी की करनी है। और अगर हो सके तो फ़ौरी तौर पर नहला दें बच्चे को ठंडे पानी से, ताकि टेम्परेचर फ़ौरी तौर पर नीचे आ जाए। और अच्छा, नहलाने में क्या तरीकाकार होता है उसका? अक्सर ये भी लोगों को समझ नहीं आता कि मतलब सर से पैर तक नहलाना पूरा है? सर से पैर तक नहलाना है। और घर में ये भी हो कि अगर आपके बर्फ़ वगैरह हो तो वो भी जो आर्म पिट यानी बगल वगैरह, गर्दन, बैक, इस पर रब करें, क्योंकि यही एरियाज होते हैं यहाँ पे टेम्परेचर जो है बढ़ता है और फौरी तौर पे कम होता है। और इससे बड़ी एज के जो बच्चे होते हैं, अंडर 18 जो बच्चे होते हैं, तो मोस्टली उनका ये होता है कि उनका ब्रेन सिस्टम इतना अच्छा जो है वो हो चुका होता है, मेंटेन कर लेता है वो टेम्परेचर। जो हमारा टेम्परेचर होता है ना, मोस्टली हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस थर्मोस्टेट होता है, वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। लेकिन जब टेम्परेचर इतना ज़्यादा एक्सीड हो जाता है तो वो जो है वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाता, इसकी वजह से हीट स्ट्रोक होता है। तो जो बड़े बच्चे होते हैं उनका जो होता है वो थर्मोस्टेट अच्छा वर्क करता है एज़ कम्पेयर टू टोटलर्स और एल्डर्स, तो उनको ऐसे इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते। अच्छा, तो जनाब नदीम मिर्ज़ा साहब, ये बताइए कि स्कूल्स खुले हुए, महकमा तालीम ने छुट्टियों का ऐलान किया था, ये जून से किया है, और बहुत सारे स्कूल तो उसको भी नहीं मान रहे। क्या सूरत हाल है? अब सारे बच्चे, जैसे डॉक्टर साहब आपको बताएं कि बच्चे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं कम उम्र। हम पिछले 3 साल से कह रहे हैं कि गोरा छुट्टियां मनाने के लिए इंग्लिस्तान जाता था, उससे पाकिस्तान की, इस इलाके की, हिंदुस्तान की गर्मी बर्दाश्त नहीं थी, तो 2 महीने की छुट्टियां ले लेता था, क्योंकि 15 दिन जहाज़ में जाने में लगते थे, पानी के 15 दिन आने में लगते थे। हम उसी को अभी तक वो कर रहे हैं। हमने 3 साल से कह रहे हैं कि जब सर्दी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो गया, गर्मी और सर्दियों के सीजन तब्दील हो, आप उसी पुराने हिंदुस्तान, मुत्तहदा हिंदुस्तान और वो उसके ज़माने की कहानियाँ, गोरे के ज़माने की, अभी तक उसी
मक्की पे मक्की मार रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि 2 महीने की छुट्टियां, 2 महीने की छुट्टियां किसके खर्चे पर हो रही हैं? वालिदैन के खर्चे पे। हमने मुतालबा किया कि आप जब भी मौसम खराब हो, चाहे सख्त सर्दी हो चाहे सख्त गर्मी हो, आप छुट्टियां दे दें। ये जो गर्मियों की और सर्दियों की बाकायदा छुट्टियां देकर आप वालिदैन के खर्चे के ऊपर जो घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं, मैक्सिमम जो बड़े स्कूल के मालिकान हैं, जो जिसको बिजनेस स्कूल्स कहते हैं, वो उन्होंने बुक करा रखा है, वो कनाडा को, अमेरिका को विजिट के ऊपर जा रहे हैं। और किसके खर्चे पर जा रहे हैं? एडवांस फीस वसूल करके, मई जून की एडवांस फीस वसूल करके। तो छुट्टियों का हमने मुतालबा किया। एक बच्ची ने मुराद अली शाह से वीडियो के ज़रिए, वो भी हमने वीडियो भी हमने उस बच्ची से लेकर हमने डाली, वो वायरल भी हुई कि भाई छुट्टियां दे दें। आप इम्तिहान ले रहे हैं पहली से तीसरी क्लास तक के, जो कि स्टीयरिंग कमेटी का फैसला है कि नहीं होंगे, लेकिन आप ले रहे हैं। आप ले रहे हैं एग्ज़ाम जून के महीने, 1 जून को स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के हिसाब से छुट्टी अनाउंस की। हमने कहा ये कौन सा फैसला? अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो बड़े बच्चे हैं 9th और मैट्रिक के, उनके एग्ज़ाम आपने पोस्टपोन कर दिए। जो डॉक्टर साहिबा बता रही हैं कि जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप मेंटेन कर सकते हैं इंसानी जिस्म का जो टेम्परेचर है, उससे ऊपर आपको हीट स्ट्रोक का ख़तरा होता है। आप वो तो उनको तो आपने दे दी कि इम्तिहान कैंसिल हो गए, वज़ीर आला साहब ने, वज़ीर तालीम बोर्ड यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ने एग्ज़ाम तो उनके कैंसिल कर दिए, आगे पे नहीं पोस्टपोन कर दिए। लेकिन छोटे बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं और छोटे बच्चे जा रहे हैं, जो बहुत बेतहाशा कंप्लेंट्स हैं, बेतहाशा कंप्लेंट्स हैं। अब जब क्योंकि आप एफआईआर खेल ही रहे हो, तो हमने पेरेंट्स से कहा और हम बताना चाह रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई भी अनरिपेरेबल लॉस हुआ इसकी वजह से, तो इसकी सारा का सारा कसूरवार जो है वज़ीर तालीम और वज़ीर आला सिंध होंगे कि ये क्या आप कर रहे हैं। आपको फौरी तौर पर छोटे बच्चों की भी छुट्टियां देनी चाहिए। और वो स्कूल जो तीसरी क्लास से जो एग्जामिनेशन ले रहे हैं इस गर्मियों में, और गर्मियों की छुट्टियों में भी ले रहे हैं वो, अच्छा, गर्मियों की छुट्टियों में भी ले रहे हैं, क्योंकि मसला ये है कि इम्तिहान क्यों लेते हैं? इम्तिहान इस वजह से लेते हैं कि भाई इम्तिहान में नहीं बैठने देंगे, कोई प्रेशर, वो फीस वाला प्रेशर। सिर्फ सारा जो है पूरा दीन ईमान मज़हब जो है वो सिर्फ है फीस, कि फ़ीस चाहिए, एनुअल फ़ीस भी चाहिए, 2 महीने की एडवांस फ़ीस भी चाहिए। अब 4-4 महीने की फ़ीस रमज़ानों में वसूल की है लोगों ने। तो ये जो तरीक़ेकार है कि इनको छुट्टियां जो हैं, हम 2 महीने की और ये जो सर्दियों की 15 दिन की छुट्टियों के बदतरीन मुखालिफ हैं। ये छुट्टियां नहीं होनी चाहिए। छुट्टियां सिर्फ मौसम क्लाइमेट देख, बारिशें हो गई, अब 2 महीने की ये छुट्टियां हो गई, 15 दिन की वो छुट्टियां हो गई, बारिशें हो गई, उसके बाद फिर 1 हफ्ते की छुट्टी हो गई। अब हीट स्ट्रोक कराची में आया, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, आप कह रहे हो नहीं छोटे बच्चे को भेजो। अब छोटे बच्चे की, अच्छा फिर उसके ऊपर आर्गूमेंट भी दे रहे हैं। मैंने तो अपने बच्चों को घर बिठा दिया, मैंने स्कूल वालों को बता दिया, मैंने कहा भाई बच्चे नहीं आएंगे 1 हफ्ता पूरा, ठीक है। अच्छा, जब तक हीट अलर्ट चल रहा है। मैंने आपसे मेरी डिस्कशन हुई, मैंने कहा कि भाई ये तो रिस्क लेने वाली बात है, उस बच्चे की लाइफ पर तो रिस्क नहीं ले सकते ना, उस बच्चे की कुव्वत बर्दाश्त नहीं है। आप इतनी कंप्लेंट, औरतें चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं, माएँ जो हैं, और हमारे पास डेली इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी नहीं चलती है, आप कुछ नहीं। मैंने कहा साहब हम क्या करेंगे, तो एक ट्राई का बना हुआ है एजुकेशन। ये प्राइमरी एजुकेशन का हेड कौन है, ये उसको नहीं इस बात का एहसास है? प्राइमरी एजुकेशन का हो या सेकेंडरी का हो, प्राइवेट निजी इदारे जो गवर्नमेंट के तो ना होने के बराबर है ना, उसकी तो सबके हेड जो है वो प्राइवेट स्कूल इंस्पेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन है, जिसकी हेड जो है वो राफिया मल्ला साहिबा हैं, और वो जो है वो डायरेक्टर सेक्रेटरी प्राइमरी स्कूल एजुकेशन वाले डील करते हैं। मेरा सब एक लाइव कॉल है हमारे पास, हम उनसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद फैसल खान है और ये फैसल साहब की आवाज़ जो है वो नहीं आ पा रही है। और जी फैसल साहब कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी बताइए क्या बात कर रहे हैं सर? अच्छा, मैं ये आपके पास स्टूडेंट पेरेंट्स फेडरेशन के नदीम मिर्जा साहब बैठे हुए हैं, मैं इनको अपना एक मसला बताना चाहता हूँ। नदीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा नदीम साहब, मेरा नाम मोहम्मद फैसल खान है, मेरी बेटी सिटी स्कूल पीएफ चैप्टर में पढ़ती है और आज क्लास 3 में उनका पेपर था और जो जूनियर सेक्शन की हेड है, हेड मिस्ट्रेस मिस आयशा हसन, बच्ची वापस आई तो उसने आके बताया कि मुझे एक तो लाइब्रेरी में बिठाया और लाइब्रेरी में बिठाने के बाद मुझे पेपर भी नहीं देने दिया गया और मुझे लाइब्रेरी में बिठा के रखा और बच्ची वापस आ गई। मैंने स्कूल में जब कॉल की उनकी हेड मिस्ट्रेस को तो इशू ये हुआ था कि इनका 1 बिल का एक पेमेंट का ऑप्शन होता है जिससे हम ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू इनकी बिल की फीस पे करते हैं।
मैंने अपनी बच्ची की फीस पे की थी 2-3 दिन पहले, तो इन्होंने कहा हमें रिसीव नहीं हुई है, वन बिल वाला नंबर है सर, आप इस पे कंप्लेन करें। मैंने उस पर कंप्लेन भी की, उन्होंने कहा 2 से 3 दिन के अंदर ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, या तो स्कूल के उस पर ट्रांसफर हो जाएगी या आपको वापस आ जाएगी, तो आप पे कर दीजिएगा। अब इनके वन बिल के सिस्टम, या वन बिल एक थर्ड पार्टी बिलिंग सिस्टम है जो वो बैंक के थ्रू आपकी पेमेंट जो है वहाँ ट्रांसफर करते हैं। अब इनके स्कूल का नेटवर्क का इशू था या कोई भी था, तो ये कौन सा तरीका है कि तीसरी क्लास की बच्ची को स्कूल वाले एक तो पहले कितने महीने की फीस थी फैसल? ये करंट मंथ की फीस थी। अच्छा, एक महीने की फीस थी सारी। अच्छा, जो वन बिल का अरेंजमेंट है ये आपने किया था या स्कूल वालों ने किया था? नहीं, स्कूल के वाउचर के ऊपर लिखा होता है कि आपके पास बिल का ऑप्शन ये है कि आप या तो बैंक में पे करें या वन बिल के थ्रू ऑनलाइन पे करें। अब वो हम वन बिल जो है वो अपनी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जब हम जाते हैं तो वन बिल के थ्रू वाउचर नंबर डालते हैं और वो पेमेंट कर देते हैं। अच्छा, फिर क्या किया? बच्ची को उन्होंने लाइब्रेरी में बिठा दिया? जी, लाइब्रेरी में बिठाया, और लाइब्रेरी में बिठाने के बाद उन्होंने तो मैंने दिया गया और वापस भेज दिया। और मेरी उनकी हेड मिस्ट्रेस है मिस आयशा हसन, उनसे क्या नाम है उनका? वो आयशा हसन नाम आयशा है, हसन। सिटी स्कूल। अच्छा। जी, आयशा हसन है, सिटी स्कूल पीएफ चैप्टर की जूनियर सेक्शन की। तो वो मुझे कहती हैं कि जनाब जी कि ये आप जब तक ये हमारा इशू रिजॉल्व नहीं होता तो हमें इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि वो हम बच्चों को इस तरह बिठाएं और उसका पेपर जो है वो। अच्छा फैल साहब, ये बताएं बच्ची कब से वहाँ पे पढ़ी? शुरू से यहाँ पे पढ़ रही है। मेरा कितने बेटा साल? जो है उसने ग्रेड 8 कंप्लीट यहाँ से किया है। दूसरी बच्ची जो है मेरी वो भी यहाँ पढ़ रही है, और उसके अलावा जो मेरी छोटी बेटी है वो क्लास 1 में है। 3 बच्चे मेरे पढ़ते हैं, और बेटा जो है वो ग्रेड 8 कंप्लीट करके यहाँ से भी फ्री हुआ है, और ये बेटी अच्छा, जो है ये क्लास 3। अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट आता भी है तो ये स्कूल वाले जो हैं, आप इतने अरसे से आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनमें जरा सा भी कोई लिहाज, कोई मरवत, कोई मैं कुछ नहीं? 3 दिन से बात कर रहा हूँ। मंडे को मैंने इसकी स्कूल की फीस पे की थी, और पे करके इनके मुझे स्कूल के अकाउंटेंट की कॉल आई कि आपके सर बिल जो है आपने पे किया है वो वन बिल के थ्रू, तो हमें वहां से कॉल आई है और वन बिल वालों ने कहा है कि ये पेमेंट जो है लिंक डाउन की वजह से पेमेंट रिवर्स हो गई है, तो ये आपको वापस आ जाएगी, तो आप पे कर दीजिएगा, हम आपको स्कूल का अकाउंट नंबर दे रहे हैं, आप उसमें ट्रांसफर कर दें। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा जी मेरे पास वापस आती है तो मैं करूंगा। उसके बाद उनकी नेक्स्ट डे भी कॉल आई। 2 दिन से मेरी कॉन्वर्सेशन चल रही थी इनसे मुस्तकिल, और ये मुझे कह रहे थे कि देखें जी पेपर हो रहे हैं, हमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जब तक फीस क्लियर ना हो तो हम जो है वो बच्चों के पेपर नहीं ले सकते। कल पेपर था, कल उन्होंने पेपर लिया, और आज जो है कल रात को भी मेरी इनसे बात हुई थी 7 बजे। इनकी स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस है उन्होंने कहा सर आपके पास पेमेंट रिवर्स हुई। मैंने कहा मेरे पास तो रिवर्स नहीं हुई है अभी तक, और मैंने उनको दोबारा से उसका तो पेपर उन्होंने नहीं लिया फिर लाइब्रेरी में बिठा के बच्ची को? नहीं लिया। पहले 2 पेजेस उसने लिखे और 2 पेजेस के बाद कर दिया, और मैंने उनसे ये कहा भी कि मैंने नहीं, 2 पेजेस लिखने के बाद फिर वापस ले लिया आंसर शीट? जी, पेपर वापस ले लिया, उसको पेपर कंप्लीट नहीं करने दिया गया, और पेपर इसी तरह बीच में उसको छोड़ दिया। और क्या उम्र है बच्ची की? बच्ची की उम्र क्या है? बच्ची की उम्र 7 साल है। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहिए? मैंने तो जी उनसे ये कह दिया कि देखिए मेरी गलती नहीं है, मुझे फीस अगर ये इसको रिवर्स कर देते हैं, मैं आपकी जो भी हो सकेगा मैं आपकी मैनेजमेंट जो है उनको ईमेल करूंगा, और मैं बच्चे यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करूंगा। और नहीं, कंटिन्यू ना करना तो मसले का हल नहीं है ना। देखें, ये जुल्म वो मजीद करते रहेंगे। लॉ ये है, जो स्टीयरिंग कमेटी का फैसला है कि तीसरी क्लास तक एग्जामिनेशन नहीं होंगे। तीसरी क्लास को असेसमेंट के बेसिस के ऊपर प्रमोट कर दिया जाएगा। तो तीसरी क्लास के तक के जो अक्सर स्कूल, बल्कि तकरीबन 100% स्कूल एग्जामिनेशन ले रहे हैं स्टीयरिंग कमेटी के फैसले को हवा में उड़ाते हुए, वो सिर्फ फीस वसूली के लिए ले रहे हैं। अच्छा फैसल साहब, आप इस पे जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं वो भी आप जरूर करें, स्कूल इंतजामिया से भी आप बात करें, और उसके अलावा आप अगर कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहें तो कंज्यूमर कोर्ट, मेरा मशवरा यही है कि आप कंज्यूमर कोर्ट में जाइए, तो उसमें भी आप ऐसे कार्रवाई कर सकते हैं। बाकी स्कूल इंतजामिया से हम भी रब्ता करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है। बहुत शुक्रिया आपका फैसल खान साहब, आपने कॉल की। और इस केस पे नदीम मिर्जा साहब क्या कहते हैं? देखें, ये जो है पाबंदी है तीसरी क्लास तक एग्जामिनेशन, सिर्फ एग्जामिनेशन ले रहे हैं तो ये तो एग्जाम ही गैर कानूनी ले रहे हैं, गैर कानूनी ले रहे हैं, और हमने ऊपर से फीस और वो 1 महीने की फीस पे क्या आपकी 4 महीने की फीस भी हो, आप बच्चे को कह नहीं सकते 1121 के ऊपर। फैसल साहब आप सुन रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं अगर आप, और आप ये सोचिए कि वो 7 साल की बच्ची तो ट्रामा में आ गई होगी कि उसके सारे बच्चों ने एग्जामिनेशन दिए, और फिर अगर एग्जामिनेशन देने से उसको मना कर देते कि तुम नहीं आना, तो बहुत सारी बातें हो सकती थी कि बच्ची बीमार हो गई, खुदा ना खास्ता एक और मसला हो गया, या पहले ही मना कर देते। 2 पेजेस लिखने के बाद बच्ची से पेपर छीनना, आप ये बताइए क्या हो रहा है एजुकेशन में, और किस लेवल का स्कूल ये कर रहा है। सिटी स्कूल जो है वो अपने आप को कहते हैं कि हम ये अभी उन्होंने एक नया भी
स्कूल शुरू कर दिया है, स्मार्ट स्कूल भी इनकी सब्सिडी है। आप मुझे और बताइए। नाज़रीन को हम बता दें कि सिटी स्कूल का जो रीजनल ऑफिस है उसका एक PTCL का नंबर हमें दस्तियाब हुआ था, तो उस नंबर पर हमारी टीम राब्ता कर रही है और रीजनल मैनेजर से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या मामला है और इस पर उनका भी ताकि मौक़िफ़ आ सके, लेकिन अभी तक वो फ़ोन जो है पिक नहीं हो पा रहा। बहरहाल हमारी टीम लगी हुई है, जैसे हमारा राब्ता होगा तो उनका भी मौक़िफ़ हम ले सकेंगे। जुर्माना लेते हैं, लेट फीस लेते हैं पर डे के हिसाब से, ठीक है, AC के चार्जेस लेते हैं, जबकि लॉ ये है कि जो अप्रूव्ड फीस है उससे 1 रुपया ऊपर नहीं ले सकते। अच्छा, मैं इस पे वापस आता हूँ डॉक्टर अक्सर, ये आपने सुनी ये कंप्लेन कि तीसरी क्लास की बच्ची जी वो जा रही है स्कूल, एग्जाम हो रहे हैं, स्कूल वाले बुला रहे हैं, आपके पास जो केसेस आते हैं उसमें स्टूडेंट्स वगैरह भी आए हैं कुछ ऐसे? स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं हमारे पास। अच्छा, तो उनका भी यही मसला है बच्चों का, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर है और अभी तो आने वाले वक्तों में और टेम्परेचर बढ़ने वाला है मई के एंड में। तो उसमें यही है कि स्कूल की छुट्टियां हो जानी चाहिए, बच्चों की वेकेशंस मिलनी चाहिए, क्योंकि जब नॉर्मल बंदा ही जो है वो हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहा है, हाँ, हीट एग्जॉस्शन और ये सारे इश्यूज आ रहे हैं, बड़ों के लिए मुश्किल है तो बच्चों के लिए तो बहुत मुश्किल है। और मोस्टली जो टाइम होता है ना 11 बजे से सुबह और 3 बजे वाला टाइम है, तो ये तो नॉर्मल लोगों के लिए भी टॉलरेट करना मुश्किल है। अच्छा, तो ये बताइए कि कुछ पब्लिक अवेयरनेस के लिए बताएं कि क्या करें इस गर्मी में, लोग क्या करें, अब जिन्हें मजबूरी है बाहर निकलना भी है, जी। बड़े भी, और बच्चों के हवाले से ये स्कूल इंतज़ामिया तो बिल्कुल भी एहसास नहीं करी, जी। क्या करें उसमें, एहतियात क्या करें? अच्छा, उसमें ये है कि प्रिकॉशंस ये होती हैं कि पानी ज़्यादा पीना है। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप उनको पानी की बॉटल्स जो है वो पानी की बॉटल्स दे के भेजें, ठंडा पानी भेजें दे के। इसके अलावा स्प्रे की बॉटल्स भी आप दे सकते हैं बच्चे को। मोस्टली ये है कि अगर अब ये स्कूल वाले बच्चे जो वर्किंग जो लोग हैं उनको बाहर निकलना ज़रूरी है, तो उनका ये है कि सर वगैरह कवर करके रखें कैप से या अम्ब्रेला से, ठीक है। इसके अलावा ये है कि 11 बजे से सुबह और 3 बजे के दरमियान कोशिश करेंगे ना निकलें। इसके अलावा एयर कंडीशन वगैरह जो है वो चलना चाहिए। अगर घर में आपके एयर कंडीशन है तो आप वहीं पे स्टे करें, और अगर आप बाहर हैं तो फिर ऐसा एरिया हो जो शेडी एरिया हो, जैसे जो लेबर वाले लोग हैं उनके लिए, या जो जानवर वगैरह आपके घर में, तो उनको शेड में रखें। और अगर आप कार वगैरह में तो कार के जो शीशे खोल के रखें, और कार में बच्चों को ऐसा अकेला ना छोड़ें बंद करके। अभी आप आई हैं हमारे शो में शिरकत करने के लिए, तो रास्ते में आपने कोई दरख्त देखे हैं, कोई नज़र आए आपको, कोई शेड, कोई दरख्त, तो कोई छाँव? इतने नहीं, दरख्त तो हमारे कराची में जो है वो इतने कम होते चले जा रहे हैं और पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। जब भी तो हीट स्ट्रोक की वेव यहाँ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल हो गई है, और अभी तो एंड ऑफ मई में और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने वाला है, 38, 39, 40 तक चला जाएगा। मिर्ज़ा साहब, एजुकेशन की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन शहर में दरख्त कहाँ चले गए? दरख्त काट दिए, मतलब सड़कें बिल्कुल बिल्डिंगें बना ली, गंजी हो गई हैं। बिल्डिंगें बना ली हैं। जो ग्रीन बेल्ट थे उस पर पहले दरख्त वगैरह लगे थे वो भी सारे काट दिए हैं। वो एक शायद पानी चूसने वाला दरख्त एक है, वो कई जगह पर लगा हुआ था, वो भी ऐसा ट्रैफिक की खलल का हो। तो आपको ऊंचे दरख्त आपने देखा होगा कि पहले ऊंचे दरख्त लगते थे। और मैं एक फ़ायदा उठाते हुए आपके प्रोग्राम का ऑडियंस से कहूँगा कि जितने भी आपके घर में जो भी आप फ्रूट खाते हैं, जो भी चीज़ें खाते हैं, उनके बीज जो है वो फेंकने के बजाय एक शॉपर में रख लें अपने पास। अगर आप कचरे में भी फेंक रहे हैं तो उसको शॉपर में करके शायद किसी के काम आ जाए। दूसरा, आपके पास पानी की बेतहाशा बॉटल्स खाली होती हैं घर में, उसमें उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी डाल कर उसका पौधा लगा कहीं भी लगा लें। मेरा ये मशगला है, मैं उमूमन ये करता हूँ कि जितने भी मेरे पास होते हैं बीज वो मैं संभाल लेता हूँ और वो पौधे लगाता हूँ। और बहुत सारे मैं जितने भी घर शिफ्ट किए हैं उन सबके घरों के बाहर जो है मैं पौधे लगा कर आया हूँ। और एक ख़ास खबर ये है कराची के लोगों के लिए, कराची में अब इंजीर का पौधा बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। और 4-5 महीने बाद ही फल देना शुरू कर देता है, जन्नत का फल है। तो वो लगाइए आप। और पहले आपको याद होगा जब नाज़माबाद बना था, फेडरल एरिया बना था, हर घर में शरीफे का, चीकू का, आम का, अमरूद का दरख्त होता था। अब हम खुद दरख्त नहीं लगाना चाह रहे। आप ठीक है रोड्स पर ना लगें, कहीं भी नहीं लगें, अपने घर के चारों तरफ तो दरख्त लगा रहे हैं। अब ये जो सदाबहार और फला फूलों की पत्तियाँ जो बेकार है, किसी के काम का नहीं है। जामुन का दरख्त आप देखें, अभी भी जा बजा जामुन के दरख्त नज़र आते हैं, साजना के दरख्त नज़र आते हैं जिसकी फली भी खाई जाती है। गाँव देहातों में तो शीशम के दरख्त हमारे शीशम के बहुत दरख्त मकामी हैं, मतलब दरख्त बहुत ज़्यादा हैं। और आप वो लगा सकते हैं अपने घर पे। नीम का दरख्त कहते हैं बहुत अच्छा है। नीम के दरख्त बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं हर घर में। आप नाज़माबाद में चले जाएँ, फेडरल एरिया जाएँ, अब जो नई आबादियाँ आई हैं यहाँ पर दरख्त लग ही नहीं रहे हैं। अब जाहिर है कि उसकी वजह से। और ये तो बता रही हैं 39-40, मैं अभी पेशी भुगत कर आया हूँ हैदराबाद से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर।
सिब्बी में 48 है, फील लाइक 50। तो गर्मी तो जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और कराची में तो आज भी सुबह मुख्तलिफ इलाकों में जो है ना वो 45 तक टेम्परेचर मैं रिकॉर्ड वही तो कह रहा हूँ कि आपको उसको खुद भी कंट्रोल करना चाहिए ना। सारा काम गवर्नमेंट पे तो नहीं छोड़ना चाहिए। आप दरख्त लगा सकते हैं, आप लगाए, अभी आम का सीज़न आ रहा, आम के दरख्त आप लगाते रहें, एक उस पर लगाए, जैसे पौधा हो गया कहीं भी जाकर लगा दीजिए। ये नहीं देखिए कि मेरे घर में लग रहा है, कोई भी खाली जगह देख कर वहाँ पौधा लगा सकते हैं, उसको लुक आफ्टर कर सकते हैं। अब मैंने जो कराची में 5-6 घर बदले हैं, मैं वो सारे दरख्तों को जाकर महीने में एक दफ़ा देखता ज़रूर हूँ कि वो कहाँ है। पपीता लगाया है, पपीता बहुत ज़्यादा लगता है, आप वो लगा सकते हैं, फल भी जल्दी देता है। अब तो हाइब्रिड आ गए पौधे। तो ये करना चाहिए हमें अपने शहर को बचाने के लिए। वरना ये जितनी मोटरसाइकिलों की और रिक्शों की और बसों की जो हीट है, वो नेचुरल हीट्स में बढ़कर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा। और साथ में से वो जो बता रही है कि अब ये चिकनगुनिया फैल गया है। अब चिकनगुनिया की वजह से जो है वो इतना, मतलब ऐसा लगता है जैसे आपको किसी ने मारा है। जैसे मुझे पुलिस ने डंडों से मारा था, ऐसे लगता है कि आपको डंडों से मारा है पूरी तरीके से। इतना दर्द जिस्म में होता है, इतना हालत बुरी होती है, और वो बहुत तेजी से फैल रहा है। आप एड्स कंट्रोल, टाइफाइड के टीके लगा रहे हैं बच्चों को ज़बरदस्ती, लेकिन आप ये काम नहीं कर रहे कि आप चिकनगुनिया की अवेयरनेस मुहिम, उसके बारे में मेडिसिन और ये वो। और ओपीडी में जो नेक्स्ट मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में जो है ओपीडी में दवाइयाँ ही नहीं है। सरकार में तो ऐसे चिकनगुनिया की आप सिम्टम बता दें और उसकी एहतियात भी कुछ बता दें। चिकनगुनिया में ये है कि मोस्टली जो है वो उसमें हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, जॉइंट्स पेन हो रहा है, मसल स्टिफ होते हैं, और बाद में चल के ये होता है कि जॉइंट्स में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है कि मोस्टली लोगों के लिए चलना फिरना, वॉशरूम में बैठना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट देखिए, ये तो वायरल डिजीज़ है, तो वायरल डिजीज़ का ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। इसका अपना एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद डिजीज़ पीरियड होता है, उसके बाद खुद ही ठीक होता है। अच्छा देखिए, वैसे नॉर्मली जो पीक पे जाता है ना, वो 5 to 7 डेज़ के सिम्टम्स होते हैं इसके, लेकिन इसके लॉन्ग सेल्फ लिमिटिंग है, फिर सेल्फ लिमिटिंग है। तो जब तक क्या करें? जब तक ये कि सेल्फ लिमिटिंग का आप पैरासीटामोल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको पेन ज़्यादा है तो फिर आईवी के थ्रू जो है फिर पैरासीटामोल लें। पैरासीटामोल के इसका कोई इलाज नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पेन किलर्स दे सकते हैं कि पेन ज़्यादा है, पानी ज़्यादा पिलाना है, यही सारी। तो लोग जो हॉस्पिटल इमरजेंसियाँ भरी पड़ी हैं, कल मैं आगा खान एक साहब के साथ गया था, 2.5 घंटे की वेटिंग थी और उसमें बहुत सारे चिकनगुनिया के मरीज भी थे। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा फिर हॉस्पिटल जाने का कोई फायदा नहीं है? नहीं, हॉस्पिटल जाने का क्यों फायदा नहीं है? अगर तकलीफ ज्यादा है, सिम्टम ज्यादा आ रहे हैं तो फिर सिम्टम ज्यादा है, तकलीफ ज्यादा है, तो फिर आप उसमें जा सकते हैं। फिर उसमें आप टोराडोल, पैरासीटामोल, ये सारी चीज़ें देंगे ताकि पेन कम हो पेशेंट का, क्योंकि वो जब नॉर्मली टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, पेन इतना ज़्यादा है, तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मैं डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए ये बताएंगे, हीट स्ट्रोक के दौरान या इस आजकल जो मौसम चल रहा है, जिस कदर गर्म मौसम चल रहा है, तो इसमें वैसे खाने पीने की चीज़ों में क्या एहतियात करनी चाहिए, और कौन सा फ्लूइड या क्या चीज़ इनटेक जो है वो ज़्यादा करना चाहिए, और कौन सी चीज़ कम करनी चाहिए? अच्छा, इसमें ये है कि आप घर में पानी सबसे ज़्यादा पीना है आपको, ठीक है? सादा पानी या ORS वाला, नमकियात वाला पानी ज़्यादा, या नींबू पानी या शरबत वाला पानी, या कोई हाँ लस्सी वगैरह, नमकीन लस्सी या ORS का पानी, ये ज़्यादा पिएं। क्योंकि होता ही है कि इसमें इनिशियली ना स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पसीना आते हैं, तो उसको ओवरकम जब नहीं कर पाते तो फिर हीट स्ट्रोक हो जाता है, इसमें स्वेटिंग आना ख़त्म हो जाती है इन दी एंड। तो पानी आपको ज़्यादा पीना है। इसके अलावा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें घर में। आज का तरबूज आया हुआ है, वो ज़्यादा यूज़ करें, खीरा आया हुआ है, तो इन चीज़ों का ज़्यादा फ्लूइड ज़्यादा लें। और खाने पीने में ये है कि वही बाहर की चीज़ें, तली हुई चीज़ें और जो है वो फास्ट फूड वगैरह, इसका इस्तेमाल कम करें। ये पुराने ज़माने में हमारी दादियाँ और वालदा जो हैं, वो कैरी का शरबत, फालसे का शरबत, लौकी आलू बुखारे वगैरह का जो शरबत तो है, वो बनाकर गर्मियों में बच्चों को जो है और बड़ों को सबको जो है वो पिलाती थी। पंजाब में ज़्यादा रिवाज है दूध सोडे का, तो ये भी फ़ायदेमंद है इसके लिए। दूध सोडा ऐसा तो नहीं, आप ये ले सकते हैं बस शरबत के तौर पे उसको एक ले सकते हैं कि
उसके लिए फालसा वगैरह जो है वो उसमें आपका जो फार्मूला है कि भाई हम फ्रूट ट्री अगर लगा लें शहर में, फ्रूट ट्री, दरख्त का दरख्त भी है और फ्रूट का फ्रूट भी है, तो फिर तो बहुत सारे लोग, हमें भी याद है कि बचपन में बड़ा मजा आता, जिस गली से गुजरते थे तो फ्रूट ट्री होते थे तो कुछ ना कुछ वहां से तोड़ लेते थे। लेकिन अब लेकिन वो देखें उसमें गवर्नमेंट का मसला नहीं है, हाँ वो हमारा अपना बिहेवियर, वो हमारा अपना बिहेवियर टुवर्ड्स ग्रीनरी और टुवर्ड्स ये जो आप कर रहे हैं, हमारी लापरवाही बढ़ गई है, हमारी लापरवाही बढ़ गई है। अगर आप देखें कराची की इतनी बड़ी आबादी है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10-10 दरख्त हर आदमी अहम कर ले कि मैं भी लगाऊंगा। ये अभी सीजन है, जामुन का सीजन है, फालसे का सीजन है, आम का सीजन है, तरबूज का सीजन है। तो तरबूज की तो आप नहीं दरख्त नहीं लगा सकते, लेकिन आप शरीफा है, इन सबका आप 2-2 दरख्त का ये तहिया कर लेंगे से 2 दरख्त लगाऊंगा। कई लोगों ने तो एक काम किया है मेरे कहने पे, उन्होंने क्या किया कि अपने घर की गैलरीज में, लॉन में नर्सरीज बना ली, प्लास्टिक की थैलियों में दरख्त उगाकर और लोगों को फ्री बांटते हैं। अच्छा, नीम के और इसके दूसरों के ना, अब नीम का आप दरख्त लगाने गोलियां, अब सीजन आ गया है, आप बहुत ज़्यादा दरख्त लगा सकते हैं। अच्छा, नीम का दरख्त जो है वो हीट जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो हीट कंट्रोल करता है, तो आपने वो लगाना चाहिए। और हर हाल में ख़ासतौर पर ये कराची वाले चाहें, क्योंकि ये सरफरे लोग हैं, अगर ये चाहे और हर आदमी 10 दरख्त लगाने का तहिया कर ले कि भाई मैं कुछ भी होगा ये रिलीजियसली मैंने तय कर लिया है, तो आप ये यकीन कीजिए कि 3 करोड़ की आबादी है, 3 करोड़ में से अगर 1 करोड़ आदमी 10 दरख्त लगाएगा 3 करोड़ दरख्त बन सकते हैं। टेम्परेचर काफी हद तक कंट्रोल हो जाए, बहुत ज्यादा कंट्रोल हो सकता है। जबकि कराची का आपको याद है, कराची का टेम्परेचर अभी भी पूरे पाकिस्तान में आइडियल है, अभी भी पूरे पाकिस्तान में कराची का मौसम बेहतर है। तो आप उसको अगर मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं, और ये शर्त लगा दें, आबाद के चेयरमैन साहब पिछले दिनों आए थे आपके प्रोग्राम में, उनसे कहें कि वो अपने बिल्डर्स पर पाबंदी लगाएं, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को लगाने के, जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें कम से कम 50-100 दरख्त साइज़ के हिसाब से ज़रूर लगाएं। और ये जो पानी चूसने वाले और बेफले दरख्त जो हैं, बेफैज़े दरख्त जो हैं, वो लगाने के बजाय फलों के दरख्त। वैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे जो हाई राइजेस हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, लोगों ने उसके भी बालकोनीज में, छत पे और उधर उधर भी वो गमले रखे होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े दरख्त नज़र आते हैं उसमें। सर मैं जो मेरा आखिरी घर था ब्लॉक 8 में, गुलशन इकबाल में, आप शायद यकीन नहीं करेंगे, मैंने उसके अंदर 1000 पौधे लगाए थे। अच्छा, 1000, तो वो लोग इलाके में मशहूर था, नर्सरी वाला घर है। तो मुझे इतना शौक़ है पौधों का और फलों का, तो अभी मैंने बताया ना कि मैंने वो अंजीर के कई जगह दरख्त लगाए हैं। अब ये है कि मैं इजाज़त लेकर जो है ना लॉन में लोगों के, भाई आपके लॉन में ये दरख्त लगा दूँगा, आपके काम आ जाए, हम नहीं खाएंगे, 5 साल बाद दूसरे रोक। तो मेरा साहब आपको यहाँ पे रोकूंगा, सिटी स्कूल के एक ऑफिशियल जो है वो हमारे साथ लाइन पर आ गए जो PTCL नंबर था उस पर बात नहीं हुई, लेकिन एक और नंबर पर बात हुई। ये PF चैप्टर की कंप्लेन थी हमारे पास, और सिटी स्कूल की इंतजामिया में से कोई हैं, साहब हैं या खातून हैं जी, कौन है हमारे साथ लाइन पे, बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, बेसिकली यू आर कनेक्टेड टू द जनरल हेल्पलाइन ऑफ सिटी स्कूल। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम, आप हेल्पलाइन से बोल रही हैं? जी सर, यू आर कनेक्टेड टू द जनरल हेल्पलाइन राइट नाउ। अच्छा राइट, चलिए थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। हमारे पास एक कंप्लेन है PF चैप्टर की, सिटी स्कूल की, कि बच्ची 3री क्लास की बच्ची से एक तो एग्ज़ाम लिया जा रहा है, और हमारे साथ यहाँ पे नदीम मिर्ज़ा साहब भी मौजूद हैं स्टूडियो में, जो कि चेयरमैन है स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन के। और ये स्टीयरिंग कमेटी का एक डिसीजन है कि 3री क्लास तक के तो एग्ज़ाम लेने नहीं चाहिए, गवर्नमेंट ने उसको मना किया हुआ है। लेकिन उन्होंने खैर एग्ज़ाम लिया, फिर 1 मंथ की जो फ़ी है 1 लिंक के थ्रू उन्होंने कहा जी पेरेंट्स से कि फ़ीस जमा करवाएं, पेरेंट ने फ़ीस भेज दी। उन्होंने कहा कि हमें नहीं मिली, कोई सिस्टम का कोई इशू था या क्या था। तो बहरहाल आज बच्ची के साथ ये हुआ कि बच्ची पेपर देने जैसे बैठी, 1-2 पेज उसने लिखे, उससे कॉपी छीन ली और उसे पेपर नहीं देने दिया। तो ये मतलब क्या सिलसिला है, ये सिर्फ बिजनेस ही करने के लिए स्कूल ये रह गया है, या कोई एटिकेट्स भी हैं, कोई उसका अखलाकियात भी कोई चीज़ है? एक पेरेंट का एक रिलेशन है आपके साथ इतने सालों का, उसके कई बच्चे वहाँ पढ़ चुके हैं उस पेरेंट के, तो ये इस तरह के बिहेवियर ये क्या है, अब इसके लिए क्या करना चाहिए, कुछ आप बता सकते हैं? और अपना नाम भी काइंडली बता दें, आप कौन बोलिए? श्योर सर, बेसिकली आप इस पर कनेक्टेड हैं हमारी जनरल हेल्पलाइन से सिटी स्कूल की, और यहाँ पे आप हेल्प डेस्क से कनेक्टेड हैं। बेसिकली अगर पेरेंट को किसी किस्म का कोई भी इशू आता है स्कूल से, तो हेल्प डेस्क का ये काम होता है कि इनकी कंप्लेन लॉन्च की जाए, जो डायरेक्टली हेल्पलाइन फॉरवर्ड कर देता है रेलेवेंट डिपार्टमेंट को। रेलेवेंट डिपार्टमेंट में हमारे रीजन्स हैं और रीजनल ऑफिसर्स हैं, हम वहाँ पे से फॉरवर्ड करते हैं, वो इसका फॉलो अप लेते हैं। हमारे प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट, और एक चलें तो आप ये कंप्लेन फॉरवर्ड कर देंगी?
सर इसके लिए जरूरी है कि जो पेरेंट है वो कंप्लेन लॉन्च करवाए। यू आर द अच्छा। थर्ड पार्टी पर्सन, आपके ठीक। कहने से अनफॉर्चुनेटली एज पर द पॉलिसी कंप्लेन तो लॉन्च नहीं होगी। चलें चलें लेकिन ठीक अगर पेरेंट इस प्रोटोकॉल एज पर द प्रोटोकॉल इस हेल्पलाइन पे कॉल करें। चलें ठीक है, देखिए, बहुत हम- शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपका। ये हेल्पलाइन पे थी, ज़ाहिर स्टाफ होगा वो कोई भी, तो इसलिए उनसे बहुत ज़्यादा रेलेवेंट बात नहीं हो पाएगी। तो मेरा साहब टाइम खत्म हो रहा है हमारे प्रोग्राम का, लास्ट कमेंट क्या करेंगे मैं कह रहा हूँ हेल्पलाइन वाले जो कह रहे हैं कि रिलेवेंट है, हम रिलेवेंट कैसे हो गए? आप मीडिया हो, मैं रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हूँ जो पेरेंट्स के हुकूक को लुक आफ्टर कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखें हीट स्ट्रोक का कोई भी केस आए आप फौरी तौर पर रिपोर्ट करें 1121 के ऊपर। कोई जाती हो बच्चे के साथ, जैसे इस बच्ची को लाइब्रेरी में बिठा दिया गया, ठीक है। उनके पास कोई जवाब नहीं टाइम एंड हो रहा है बस। ठीक है, तो ये आप 1121 पर फोन करें और कंप्लेंट जरूर। चलें, थैंक यू नजीर मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब को बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद हैं। और नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहीन को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।